हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती अग्रवाल फ्रॉम ई फाइलिंग वर्ड और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग आईटीआर फॉर्म्स मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टिल 31st ऑफ मार्च और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद हमें फाइल करनी होती है इनकम टैक्स की रिटर्न विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एक करेक्ट आईटीआर फॉर्म को चूज करना होता है। बिकॉज इन केस अगर आप एक रॉन्ग आईटीआर के फॉर्म को चूज करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी रिटर्न ट्रीट की जा सकती है एज एन डिफेक्टिव रिटर्न और इवन आपकी रिटर्न इनवैलिड रिटर्न भी हो सकती है। और फिर उस कंडीशन में आपके रिटर्न को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा एज इफ आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कितने आईटीआर फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड हैं और कौन सा फॉर्म किस कंडीशन में चूज करना होता है। बिकॉज हमारी टोटल इनकम डिवाइडेड होती है 5 हेड्स में और डिफरेंट हेड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर फॉर्म्स के बारे में। एक आईटीआर फॉर्म क्या होता है और कितने टाइप का होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हेन यू शुड फाइल द रिटर्न, आपको रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए। ऑल्सो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपके लिए मैंडेटरी होता है रिटर्न को फाइल करना। उसके बाद में विच आईटीआर टू फाइल, कौन सी कंडीशन में कौन से आईटीआर को फाइल करना चाहिए, उसका वाइफिकेशन। एक आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। एक आईटीआर को वेरीफाई करने की भी नीड होती है तो किस कंडीशन में कौन उसको वेरीफाई कर सकता है। ऑल्सो कैसे हम एक आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, ईवीसी के थ्रू करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से करते हैं, किस तरह से उसको वेरीफाई हमें करना होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि अगर आप एक आईटीआर को टाइमली फाइल नहीं करते हो तो उस कंडीशन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथ ही अगर आपकी एक रिटर्न रॉन्ग फाइल हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और अगर आप एक रिटर्न फाइल करते हैं बट उसमें कुछ आपसे मिस्टेक हो जाती है तो क्या हम उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर होता क्या है। तो एक आईटीआर एक फॉर्म होता है जो प्रिस्क्राइब्ड है इनकम टैक्स एक्ट में और यहाँ पर एक टैक्स पेयर को अपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न करी है और उसके ऊपर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसका डिक्लेरेशन देना होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज करिए हम करंट फाइनेंशियल ईयर को लेके चलते हैं। अभी अपना करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2022-23। करंट फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन हमारी होती है 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक, विच मीन्स 1st अप्रैल 2022 से 31st मार्च 2023 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में एक टैक्स पेयर ने जो भी इनकम अर्न करी है, जो भी इनकम अर्न करी हो, अब इनकम कौन सी अर्न करी है तो इनकम को इनकम टैक्स एक्ट ने 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हेड होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको रेंटल इनकम कुछ आ रही है तो उस कंडीशन में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं और आपको सैलरी रिसीव हो रही है तो इसका एक सेपरेट हेड है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन रन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट करी हुई है या फिर कोई शेयर सेल आउट करे, क्रिप्टो सेल करे या आप बॉन्ड्स में डील कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं और उसको सेल करने से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आपका जाता है कैपिटल गेन में। और एक लास्ट होता है जिसे हम रेसिडुअल हेड भी कहते हैं, दैट इज नोन एज अदर सोर्सेज। इन अदर सोर्सेज हेड आपका इंटरेस्ट, बीट्स एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या फिर आपकी कोई लॉटरी की विनिंग हुई है, कोई गेम में आपने कोई विनिंग करी है तो इस तरह की इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, इन सब हेड्स में अपने इनकम को बाइफिकेट करना होता है जिससे आपको मिल जाती है एक टोटल इनकम। उस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस देती है। डिडक्शंस आपकी प्रिस्क्राइब्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि एटीसी हो गया, एटीडी है, एटीई है। ये सेक्शंस आपके होते हैं। एटीसी आपका होता है आपने इन्वेस्टमेंट किया गया, एलआईसी में किया गया, टैक्स सेविंग एफडीज में गया। एटीडी में अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा हुआ है, एटीई में अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ऊपर पे की जाने वाले इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिडक्शंस होती हैं। इन सारी डिडक्शंस को लेस करने के बाद में आपके पास में बचती है आपकी नेट
टैक्सेबल इनकम। अब ये जो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी निकल कर आई है, इसके ऊपर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको गवर्नमेंट को कितनी लायबिलिटी और पे करनी है टैक्स के रूप में। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कुछ टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हो चुका हो। टीडीएस की मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आई रेकमेंड टू यू, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। तो जो भी आपका टीडीएस होता है, टीडीएस एक एडवांस टैक्स की तरह ही होता है जो आपको इनकम रिसीव होने से पहले ही डिडक्ट कर लिया जाता है। तो एक तरह से टैक्स ही है जो आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, तो उस टैक्स को आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज में से ही लेस कर देते हैं और फिर फाइनली जो बचता है उसे गवर्नमेंट को या तो पे करते हैं या अगर आपका एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो आप गवर्नमेंट से रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आईटीआर फॉर्म्स अभी हमें क्लियर हो गए होंगे। सो आईटीआर के 7 फॉर्म्स टोटल प्रिस्क्राइब होते हैं जिनको आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना होता है। सो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट हमारी सेक्शन 139 में प्रिस्क्राइब है और 7 फॉर्म्स हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ही प्रिस्क्राइब हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। सेकेंड हम बात करते हैं व्हेन शुड यू फाइल द रिटर्न। आपको रिटर्न फाइल करने की नीड होती कब है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि अगर आपकी जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। गवर्नमेंट ने एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्रोवाइड करे हुई है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24। आई होप आपको फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर का डिफरेंस क्लियर होगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात करी थी जिसमें अर्न की जाने वाली इनकम को आपको आईटीआर में डिस्क्लोज करना होता है। सो इसका असेसमेंट ईयर हमारा होता है 23-24 विच मीन्स 23-24 का प्रीवियस ईयर होगा 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर होता है और इसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24 और हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वो फाइल करते हैं एक असेसमेंट ईयर में। सो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करेंगे तो उसकी रिटर्न कौन से असेसमेंट में फाइल करेंगे, असेसमेंट ईयर 2023-24 में। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की जो कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, सॉरी इट्स 23, ओके, फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स द लिमिट इज 2.5 लाख रुपीस। मतलब अगर आपकी जीटीआई क्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है और आपकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की नीड नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं विच मीन्स आपकी एज 60 टू 80 के बीच में है तो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीस की। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं जिनकी एज होती है 80 से ज्यादा। अगर आपकी 80 से ज्यादा एज है उस कंडीशन में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख। अगर आपको 5 लाख तक की जीटीआई है या आपकी टोटल इनकम है तो उस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है। बट क्या हमें वाकई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए? सो एज अ टैक्स प्रोफेशनल इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको। आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की काफी सारी ग्रांट्स होती हैं जिनको आप अवेल करना चाहते हैं और उन सब के लिए ही एक आईटीआर जरूरी होता है। उसके अलावा भी काफी सारे केसेस होते हैं लाइक अगर आपका टीडीएस पहले डिडक्ट हो चुका है बट आपकी इनकम इतनी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको रिफंड क्लेम करना होगा एंड रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना इज मैंडेटरी। द सेकेंड वन इज अगर आपने फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी भी तरह की फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है या आपका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उस कंडीशन में भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। एंड अगर आप एक कंपनी या फर्म है देन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी कंपनी या फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आईटीआर आपको फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपके लॉसेस हैं, सपोज आपने कुछ शेयर सेल कर दिए और अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको कुछ लॉस हो गया तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप उसे एक सर्टेन पीरियड तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इन फ्यूचर ईयर्स अगर आपको प्रॉफिट होता है शेयर्स को सेल करने से तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। बट इस कंडीशन के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना इज मैंडेटरी। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहां पर आपके लिए मैंडेटरी है फाइल करना, लाइक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे अगर आप आ रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना, इट्स ऑप्शनल, आप करना चाहें या नहीं करना चाहें।
बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको रिटर्न फाइल करना इज मैंडेटरी, जहां पर सबसे पहला केस होता है अगर आपने अपने करंट बैंक अकाउंट में मोर देन 1 CR प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर दिया है। अब ये 1 CR वन टाइम में भी हो सकता है और इन अ ईयर मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, और उसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू इफ इट इज मोर देन 1 CR, इन दैट सिनेरियो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड होता है अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में मोर देन 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए गए। द थर्ड वन इज अगर आपने फॉरेन ट्रेवल के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर दिया गया। सो अगर आपने स्पेंड करे हुए हैं फॉरेन ट्रेवल पे मोर देन 2 लाख रुपीज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने चाहे उसे अपने ऊपर स्पेंड किया हो या किसी और के ऊपर किया। सपोज आपने अपने कजन के लिए एक फॉरेन टूर अरेंज कर दिया गया जिसके लिए आपने मोर देन 2 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर किया गया। इवन इन दैट कंडीशन आपके लिए मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भरा हुआ है वो मोर देन 1 लाख रुपीज भरा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो उस कंडीशन में भी आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। आफ्टर दैट अगर टीडीएस और टीसीएस आपका डिडक्ट हो चुका है मोर देन 25,000 रुपीज, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है सो मोर देन 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे भी आपको आईटीआर फाइल करना है। और अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है या आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, irrespective ऑफ द फैक्ट कि आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बट अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। चलिए हमने ये बात कर ली एक आईटीआर फॉर्म क्या होता है और एक आईटीआर फॉर्म को कब फाइल करना चाहिए और कौन सी कैसी कंडीशंस हैं जब आपको मैंडेटरीली फाइल करना होता है आईटीआर को। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि ठीक है आईटीआर हमें फाइल करना है, बट आईटीआर फाइल करना कैसे है। तो इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट होती है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको आईटीआर फाइल करना होता है। उसके लिए हम लॉगिन कैसे करते हैं, फॉर्म चूज कैसे करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के एंड में एक बार जरूर बात कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट आप अपना आईटीआर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेकर जाएं। ओके, तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 7। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इन सारे फॉर्म्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने रिटर्न को इनवैलिड या डिफेक्टिव नहीं करवाना है। तो सबसे पहला फॉर्म हमारा होता है आईटीआर 1, जिसे हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। सहज इसलिए बिकॉज इट इज वेरी सिंपल और काफी वाइड एरिया को कवर भी कर लेता है, स्पेशली इट इज फॉर द सैलरीड क्लास। सो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी टोटल इनकम इज लेस देन 50 लाख रुपीज। अब एक बार हम हेड वाइज बात करते हैं कि हमने अभी जिस हेड की बात करी थी देयर आर 5 हेड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सैलरी की, तो आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम होगी तो आप इस फॉर्म को चूज कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास कोई अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, मोर देन वन में आप आईटीआर 1 में नहीं जा सकते, बट अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है तो इन दैट सिनेरियो यू कैन चूज आईटीआर 1। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम है, बट उस कंडीशन में भी यहाँ पे दो चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है। अगर आपकी लॉटरी से कोई विनिंग हुई है या हॉर्स रेसिंग से आपकी कोई विनिंग हुई है तो आप आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको आईटीआर 2 में ही जाना पड़ेगा। इन द सेम वे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका कुछ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है तो वहां पे भी आप आईटीआर 2 चूज करेंगे, आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है विच इज लेस देन 5,000 रुपीज, तो इन सारी कंडीशंस में अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप आईटीआर 1 में जा सकते हैं। कौन कौन से हमने कहा, हमारी टोटल इनकम इज लेस देन 50 लाख रुपीज, आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जिसमें कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस वाला केस एक्सक्लूडेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, कैपिटल गेन इसमें नहीं आएगा, और अदर सोर्सेज की इनकम बट उसमें भी लॉटरी और अगर हॉर्स रेसेस से कुछ विनिंग हुई है वो इस कंडीशन में नहीं आएगी, और एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5,000 रुपीज। अगर ये इनकम्स है तो आप चूज कर सकते हैं आईटीआर 1 को। अब हम बात करते हैं आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 में अगर आपकी इनकम जैसे हमने डिस्कस किया कि मोर देन 50 लाख रुपीज है तो आप आईटीआर 2 चूज कर सकते हैं। सैलरी पेंशन तो होगी आपकी, हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला सिनेरियो भी इंक्लूड हो जाता है। थर्ड वन इस बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, वो इस केस में नहीं आएगा। फोर्थ वन कैपिटल गेन इसमें इंक्लूड हो रहा है। इवन अगर क्रिप्टो की ट्रेडिंग से भी आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आप आईटीआर 2 चूज कर सकते हैं।
बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना आपका बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन है, तो उसको आप बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन में लेके जाएँगे, यहाँ पर आप कैपिटल गेन में उसे शो नहीं कर सकते हैं। फिर आता है फॉरेन इनकम। अगर आपका किसी भी तरह की फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इवन आप उसमें बेनिफिशियरी भी हो, इवन इन दैट सिनेरियो यू कैन नॉट चूज़ द आईटीआर 1, आपको आईटीआर 2 में ही आना पड़ेगा। क्रिप्टो इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं अगर वो एक कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस है तो। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, अगर इस सारे क्राइटेरिया में आप फॉल कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द आईटीआर 2। फिर हम बात करते हैं आईटीआर 3 की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार आईटीआर 4 की। आईटीआर 4 होता क्या है, जिसे हम कहते हैं सुगम। ये एक एक्सटेंशन है आईटीआर 1 का। आईटीआर 1 में आपको जो कुछ भी मेंशन किया गया था, उसमें एक चीज़ आपकी ऐड कर दी गई है जिसे हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो फ्रीलांसर्स के ऊपर डिस्कस की थी, उसका भी मैं एक बार यहाँ पे लिंक आपको दे दूँगी। तो चलिए उसी वीडियो का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करिए आप एक फ्रीलांसर हैं और सैलरी के साथ में आप कुछ फ्रीलांसिंग की इनकम भी कर लेते हैं। ठीक है? तो वहाँ से आपको कुछ इनकम जनरेट हो जाती है, वेल एंड गुड, बट उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रिटर्न में शो करना पड़ेगा। और जब आप उसे रिटर्न में शो करेंगे, तो उसके लिए कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, लाइक 44 एडी आपका हो गया या फिर 44 एई आपका है, 44 एडीए आपका है। ये 3 सेक्शंस गवर्नमेंट ने दे रखे हैं अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जहाँ पर एक फैसिलिटी दी होती है कि आप अपनी टोटल इनकम को लीजिए। सपोज अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करती हूँ, तो उसके लिए सेक्शन होता है 44 एडीए। तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक टोटल इनकम लेनी होती है, 50% एक्सपेंडिचर मान के रिमेनिंग पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईज़ी स्कीम होती है। अगर सपोज करिए आपकी ऐसी कोई इनकम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना भी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यू शुड ऑप्ट फॉर आईटीआर 4। सो दैट मीन्स आईटीआर 1 का एक एक्सटेंशन है आईटीआर 4। तो अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप आईटीआर 4 चूज करेंगे। वहीं आईटीआर 3 हम कब चूज करते हैं? आईटीआर 3 हम चूज करते हैं अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, बट आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड, अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एज अ ट्रेडर आपकी क्रिप्टो की इनकम है, आप एक इन्वेस्टर ना होके उसके एक ट्रेडर हैं और उसमें डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप उसका, तो आपको आईटीआर 3 चूज करना है। और अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो भी आपको आईटीआर 3 चूज करना है। सो आई होप ये चारों आईटीआर आपको क्लियर हो चुके हैं कि किस कंडीशन में हमें क्या चूज करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आईटीआर अपने पास में है 5, 6 और 7। ये स्पेसिफिक कुछ एंटिटीज के लिए होते हैं। लाइक आईटीआर 5 की अगर हम बात करें, इट इज फॉर फर्म्स, एलएलपी, एओपी एंड बीओआईज। ओके, एलएलपी क्या होता है? इट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये फर्म्स का ही एक एक्सटेंडेड और वी कैन से कि कॉर्पोरेटेड वर्जन है। ठीक है? एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आप इनमें से कोई भी है तो आप आईटीआर 4 सॉरी आईटीआर 5 चूज करेंगे। उसके बाद में आता है कंपनीज। अगर आप कंपनीज हैं, कंपनी केस में आपको आईटीआर 6 चूज करना है। और एक लास्ट आपका बचता है आईटीआर 7। इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए गए, बट बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो है ट्रस्ट हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं। इन सब के कंडीशंस में हम चूज करते हैं आईटीआर 7। सो इट्स वेरी मच क्लियर नाउ कि हम कौन सी सिचुएशन में कौन सा आइडिया चूज करेंगे। तो आई होप अब आप एक करेक्ट आइडिया चूज कर पाएंगे और करेक्टली अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको आईटीआर फाइल तो करनी है, बट उसकी ड्यू डेट क्या होगी। बिकॉज अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उसके भी काफी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लाइक आपको पेनल्टीज पे करनी होती है, इंटरेस्ट पे करना होता है, और भी काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ड्यू डेट के केस में सबसे पहले आता है कंपनी। अगर आप एक कंपनी है तो आपको 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर देनी है। बट अगर आप एक कंपनी है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है और यहाँ पे आपको सीए से फॉर्म नंबर 3 सीईबी में ऑडिट रिपोर्ट लेनी होती है, तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 नवंबर। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनका टैक्स ऑडिट होता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो ड्यू डेट है दैट इज 31 अक्टूबर। और अगर आप एक वर्किंग पार्टनर हैं जो किसी पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग पार्टनर है, तो आपकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। इन एनी अदर केसेस, मतलब ऑलमोस्ट इसमें सभी आ जाते हैं। एक सैलरीड पर्सन इसमें आ जाता है, या फिर एक पर्सन जिसके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है बट उनका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है। तो इन चारों कंडीशन में अगर आप फॉल हो रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उनकी ड्यू डेट्स ये है। अदरवाइज और कोई भी कंडीशन हो,
आपकी 31 जुलाई इज द लास्ट डेट और तब तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब हम जब रिटर्न अपनी फाइल करते हैं तो उसको वेरीफाई भी किसी को करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक इनकम टैक्स रिटर्न को कौन वेरीफाई कर सकता है। सो एक छोटा सा टॉपिक है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी खुद रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, या अगर एक पर्सन है जो इनकॉम्पिटेंट है खुद वेरीफाई करने में, तो उस कंडीशन में एक गार्जियन या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन जिनके पास पीओए होल्डर है वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पीओए इज पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, एचयूएफ के केस में उस एचयूएफ का कर्ता करेगा, और अगर कर्ता अभी नहीं कर सकता है तो उस कंडीशन में कोई और अडल्ट मेंबर एचयूएफ का रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। अगर एक इंडियन कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी एब्सेंस में कोई डायरेक्टर कर सकते हैं। वहीं एक फॉरेन कंपनी की कंडीशन में एक पर्सन जो होल्ड कर रहे हैं वैलिड पीओए, वो एक रिटर्न को वेरीफाई कर सकती है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है तो लिक्विडेटर। अगर एक फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर या कोई और पार्टनर, बट वो माइनर नहीं होने चाहिए। अगर एक एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के इसमें सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एनी एसोसिएशन, कोई भी मेंबर या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर, और कोई भी अदर पर्सन। अगर इसके अलावा कोई और पर्सन होते हैं तो वहां पे वो पर्सन खुद, या अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी अनअवॉइडेबल रीजन से, तो कोई और पर्सन उनके बिहाफ पे रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, एक साइनिंग अथॉरिटी के रूप में काम कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज आती है कि एक रिटर्न को वेरीफाई किया कैसे जाता है। चलिए अब आपको रिटर्न सबमिट करनी है तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ की जिसका टैक्स ऑडिट होना है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका टैक्स ऑडिट होना है, उस कंडीशन में डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी। ओनली विद द हेल्प ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और आपका टैक्स ऑडिट नहीं होना है, तो या तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, या ईवीसी के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिटर्न को सबमिट करके विद इन 30 डेज आप उसे सीपीसी बैंगलोर भेज सकते हैं। सेकंड होता है इंडियन कंपनीज। अगर आप एक कंपनी है तो उस कंडीशन में डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। द थर्ड वन इज द आईटीआर 7, जिसमें हमने बात करी थी पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट एंड ऑल की। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी। इन एनी अदर केस आप इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आईटीआर वी सबमिट कर सकते हैं विद इन 30 डेज, जहाँ पे आप आईटीआर वी का प्रिंट आउट लेते हैं, उसकी 2 कॉपीज निकालते हैं, उसको साइन करते हैं, एक कॉपी सीपीसी भेज देते हैं और एक कॉपी को अपने पास रेफरेंस के लिए रख लेते हैं। बट अगर आप विद इन 30 डेज उसे नहीं सेंड करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी रिटर्न को इनवैलिड ही मान लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं फर्म और एलएलपी की। तो अगर एक फर्म और एलएलपी है जिसका ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 44 ए बी, उस कंडीशन में अगेन डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी, और एनी अदर केसेस में आपके पास वो तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप एक कंपनी है, एक पॉलिटिकल पार्टी के, इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, या फर्म और एलएलपी है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, सिर्फ इन कंडीशंस में डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है। बाकी और किसी भी कंडीशन में आपके पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑप्शन को अवेल करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ईवीसी की मैं बात कर रही हूँ, इट इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। और इसके अलावा एक ओटीपी का ऑप्शन भी अपने पास होता है जो आधार के ओटीपी से लिंक हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो ई वेरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला हमारा डिजिटल सिग्नेचर आता है, फिर आधार ओटीपी आता है। बट यहाँ पे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट होना चाहिए आधार कार्ड में जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। थर्ड होता है ईवीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जहाँ पे आप बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, डीमेट के थ्रू करा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी बैंक के एटीएम के थ्रू भी आप अपना आईटीआर वेरीफाई करवा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज द नेट बैंकिंग। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि आप अपनी एक्नॉलेजमेंट आईटीआर वी का प्रिंट आउट लेके विद इन 30 डेज उसे सीपीसी बैंगलोर सेंड कर ले। तो आई होप इट इज क्लियर कि हमें किस तरह से अपना ई वेरिफिकेशन कराना है। ई वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ रिटर्न सबमिट करते हैं, ई वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा, एंड दैट इज इक्विवेलेंट एज इफ यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न। ओके, चलिए ये भी हम देख चुके हैं कि रिटर्न ई वेरीफाई कैसे होगी। फाइन। बट अगर आपकी ड्यू डेट निकल जाती है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए, उस कंडीशन में इस रिटर्न को कहा जाता है बिलेटेड रिटर्न। इसके लिए एक सेक्शन प्रिस्क्राइब है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4।
वो उसके अंडर आप अपनी रिटर्न को एज एन बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका कर दिया है, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है, तब आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर था आपका 22-23। इसकी अगर मैं बात करती हूँ कि आपका टैक्स ऑडिट यहाँ पे, यस, टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, तो आपकी डेट क्या होगी? 31 जुलाई, बिकॉज आप ऑल अदर एसएससी वाली कैटेगरी में आएंगे, बट आप रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप मैक्सिमम कब तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे? 31 दिसंबर 2023। यहाँ तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर इससे पहले असेसमेंट हो चुका है, तो असेसमेंट के रिस्पॉन्स में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओके, अब क्या इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं? जी बिल्कुल, इसके बिना तो गवर्नमेंट मानेगी ही नहीं। अगर आपका कोई भी लॉस होता है, आपके पास एक फैसिलिटी होती है कि इनकेस आपको कुछ लॉस होता है इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो आप उसे फर्दर सम फ्यूचर ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, विच मीन्स अपने फ्यूचर गेन से अपने करंट लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, और फिर रिमेनिंग बची हुई इनकम पे आप लॉस दे सकते हैं इन योर फ्यूचर ईयर्स। बट अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप अपना कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एग्जाम कर दिया गया है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कैपिटल गेन में कोई लॉस होता है, आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई लॉस होता है, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड लॉस आपको जो होता है दैट इज योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपको लेट फीस भी आपके ऊपर लगती है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फीस की। फीस कब लगती है आपकी? फीस आपके ऊपर लगती कितनी है? 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। किन किन कंडीशंस में? यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। अगर आपकी टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज, और अगर आपकी टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीज। तो अगर आपकी इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है 1,000 रुपीज, एंड इन केस ऑफ मोर देन 5 लाख रुपीज, पेनल्टी इज 5,000 रुपीज। सो ये पेनल्टी मैंडेटरी है और आपको इसका पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। सेकेंड चीज आती है सेक्शन 234A के इंटरेस्ट की। ये आपको कब पेमेंट करना पड़ता है, कितना परसेंटेज होता है? इट इज 1% पर मंथ। तो बेसिकली ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होता है जब अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। तो जितने मंथ से डिले करते चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो यहाँ पर क्या होगा, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दैट इज 1 लाख रुपीज। आफ्टर डिडक्टिंग योर टीडीएस, एडवांस टैक्स, एवरीथिंग, आपको टैक्स लायबिलिटी निकल के आनी थी 1 लाख रुपीज की। यहाँ पे आपको 1% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 मंथ, दैट इज फ्रॉम अगस्त टू डिसम्बर। कितना अमाउंट निकल कर आता है? दिस इज 6,000 रुपीज। तो ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। दो और आपके लॉसेस होते हैं, दैट इज 10A 10B की एग्जाम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं होती है। बेसिकली कुछ न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के केसेस में होती है। साथ ही डिडक्शन अंडर सेक्शन पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6A आपको अवेलेबल नहीं होता है। ये भी कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री से केस में एप्लीकेबल होता है। तो ये लॉसेस होती है जो आपको बेयर करने पड़ते हैं एज एन बिलेटेड रिटर्न, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। ओके, चलिए हम रिटर्न तो अपनी फाइल कर चुके हैं, बट रिटर्न फाइल करने के बाद हमें पता लगा कि कुछ हेड ऑफ इनकम हम मिस कर चुके हैं, या फिर कुछ हमारा टीडीएस टीसीएस था जो हमने क्लेम नहीं किया। तो क्या उस कंडीशन में पॉसिबल है कि हम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? आप इसे रिवाइज कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आपको एओ ने नोटिस इशू किया हुआ है और उसके रेस्पॉन्स में आपने रिटर्न सबमिट किया है, उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपकी रिटर्न फाइल हो गई है बट वो रॉन्ग फाइल हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अंडर सेक्शन 139(9) एक डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू होता है, दैट इज शो कॉज नोटिस, जहां आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप उस नोटिस का रेस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। कितने दिन में? विद इन 15 डेज। बट अगर आप नहीं करते हैं, उस कंडीशन में आपकी रिटर्न को एज एन इनवैलिड रिटर्न मान लिया जाता है, और इस तरह से माना जाता है कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी।
सो आई होप आईटीआर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने आज कवर कर लिए हैं क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएँ बिकॉज़ अब टैक्स फाइलिंग होनी है और उससे रिलेटेड हम सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।